इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करें, कैसे टाइम मैनेज करें और एक अच्छी तैयारी कैसे करें कि एक ही उसमें ना ये अपना एग्जाम क्लियर कर ले। लय ताल पकड़ना पड़ेगा। तो बैरक्ट तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन बैरक्ट को आप समझेंगे कैसे? गुत्थी तो ये सुलझनी है और सुलझानी है। तो आप एक तो उसके लिए क्वेश्चन बनाएं, मेरा पहला आपको सजेशन है, और क्वेश्चन जो नहीं बने उसके आप उत्तर बैरक्ट में ढूंढें। दूसरा आप क्या करेंगे? लेकिन मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं? आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है सर, वो आंसर राइटिंग कैसे करें? और सर एक टाइम होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमें एग्जाम में अपना पेपर खत्म करना होता है और टाइम कभी कभी खत्म हो जाता है, तो एक टाइम कैसे मैनेज करें और रिटन की तैयारी कैसे करें? आंसर लिख लो। दैट इज व्हाट इज द बेस्ट नोट्स, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट प्रिपरेशन। एंड इफ इट इज अवेलेबल टू यू, यदि आपको उपलब्ध है, तो उन आंसर्स को आप चेक कराइए। को क्या लगता है कि कोचिंग करके ही फायदा है या हम अगर खुद से पढ़े? आप अपने से बहुत कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन कोच आपके काम को डायरेक्शन में ले जाता है, सटीक बताता है और कम समय में काम कराता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, बिहार और झारखंड की नोटिफिकेशन आ ही चुकी है एंड आई एम श्योर आप सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन एक अच्छी तैयारी के लिए ना एक अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ आलोक सर हैं जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए गाइड करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को ना एंड तक सुनना ताकि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए और आप ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो सर, बिहार की और झारखंड की नोटिफिकेशन हमारी आ ही चुकी है, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे ये एक है कि जो हमारा प्रीलिम्स है, बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स में क्लियर हो जाते हैं लेकिन मेंस में अटक जाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करें, कैसे टाइम मैनेज करें और एक अच्छी तैयारी कैसे करें कि एक ही उसमें ना ये अपना एग्जाम क्लियर कर लें? ये सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम आपने पूछा, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी, कोई भी एपीओ का एग्ज़ाम जो है या जुडिशरी का एग्ज़ाम, उस लिहाज से आप ले लें, 3 स्तर का एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। अब एपीओ के एग्ज़ाम में चूँकि आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो लाजमी है सवाल कि वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो प्रोसिक्यूटर्स को यूज़ करने होते हैं। तो सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस तो आएगा ही आएगा। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, बहुत जगह संविधान का भी यूज होता है, और अब बहुत सारे जगहों पर आपको पता है एडीए की परीक्षा होती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो वहाँ पर वो पीपी नहीं बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं। अब आप देखो, बिहार के सिलेबस में उन्होंने सीपीसी भी डाल दिया। तो जो आपका सवाल था ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम धीरे धीरे इन पर आएंगे। ये बहुत सारे दिखते हैं बट है नहीं। कैसे इनको करेंगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं प्रिलिमिनरी पे जो आपने पूछा, जो पहला स्टेज था। देखिए, प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम में आपको यदि पता हो, बिहार के सिलेबस में, झारखंड के सिलेबस में या यूपी के ही सिलेबस को आप ले लें, थोड़ा बड़ा वेरिएशन तो है, लेकिन हर जगह मुझे लगता है कि उन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस जो क्रमशः बीएनएस और बीएसए बन गया, वो तो पूछ ही रहे हैं। झारखंड में थोड़ा सा ये है कि वो कह रहे हैं पुराने लॉज को पूछेंगे, और यूपी में कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, बिहार में भी कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा बदलाव है। बिहार में सीपीसी भी ले आए हैं, झारखंड में भी जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूछा। तो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान देना है कि साहब प्रिलिमिनरी की तैयारी करने के लिए हम करें क्या। तो प्रिलिमिनरी बेसिकली बेयर एक्ट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, आपको बेयर एक्ट को मास्टर करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे बेयर एक्ट को मास्टर कैसे करेंगे, तो उसकी भी तकनीक है, तरकीब है। बेयर एक्ट को ही बेसिकली आपने कंसंट्रेट करना है और बेयर एक्ट पे ही आपको देखना है। और चूंकि नए लॉज आ गए हैं, तो नए लॉज पे सवाल तो आने ही आने हैं। सर, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्या इनको भी हमें करना चाहिए बेयर एक्ट के साथ साथ? जैसे हम एक क्वेश्चन पेपर उठा लें, उसको पढ़ें और बेयर एक्ट को भी साथ साथ सॉल्व करते रहें? जी, मैं इसी बात पे अब चर्चा करना चाह रहा था। आपने सवाल भी पूछा, लेकिन मैंने जैसा कहा बेयर एक्ट ओरिएंटेशन में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप मान लो सीआरपीसी ही पढ़ना चाहते हो, तो सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठा लो, लेकिन सीआरपीसी में पढ़ोगे क्या?
आप देखो पीपी से रिलेटेड क्या धाराएं हैं, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है, तो आपको पता होगा शायद 18, 19, 20 के आसपास सब बीएनएसएस में आ गया है। पहले ये आप जानते ही थे 9, 20 से 25 के बीच में होता था, 25 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन था, वो अब भी है। तो आप इनसे रिलेटेड चीज़ें देखोगे। फिर पीपी करता क्या है, तो ट्रायल प्रोसेस में भाग लेता है, तो ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है सीआरपीसी में। तो जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे, जैसे आप एक भी टॉपिक पढ़ते, जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, तो इन्वेस्टिगेशन के बैरेक्ट को आपने पढ़ा, लेकिन ऐसे आपको बैरेक्ट कभी याद नहीं होगा। तो आप पूछेंगे कैसे याद होगा, तो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप क्वेश्चन बना के ख़त्म कर लो, तो आप रेलिवेंट सेक्शंस देखो और फिर देखो आपको कितनी तेज़ी से याद होता है। और हर जगह ना एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, इस बात को याद रखना। जैसे हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ने जाते हैं, तो आप देखो इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट, ये 3 पार्ट है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं होगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैसे 154 टू 156 सीआरपीसी, वैसे ही जो है बीएनएस में आज के रेट में आप देखेंगे तो 173 टू 175 बीएनएसएस में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है 176 बीएनएसएस से चलता है, वैसे ही यहाँ पर जो है 157 से चलता है, और 157 से जाकर के ये फिर जो है 167 तक चलता है। वैसे ही ठीक वहाँ पर वो 176 से चल करके 186 तक जाएगा। तो देखिए आपको लय ताल पकड़ना पड़ेगा। तो बैरेक्ट तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन बैरेक्ट को आप समझेंगे कैसे, गुत्थी तो ये सुलझनी है और सुलझानी है। तो आप एक तो इसके लिए क्वेश्चन बनाएं, मेरा पहला आपको सजेशन है, और क्वेश्चन जो नहीं बने उसके आप उत्तर बैरेक्ट में ढूंढें। दूसरा आप क्या करेंगे कि आप किसी से इसको सीखेंगे, या तो अपने आप से सीखें या किसी से। जैसे मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई, इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड देन रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की बात आ जाएगी तो आप वो देखेंगे कि ये जो है 187 के बाद उधर भी रिपोर्ट है, और 167 के बाद सीआरपीसी में रिपोर्ट है, 187 के बाद बीएनएसएस में रिपोर्ट है। तो ये आपको लयताल पकड़ना पड़ेगा। रिपोर्ट भी कैसा, तो यदि एविडेंस डेफिशिएंट है तो वो रिपोर्ट पहले क्लोजर रिपोर्ट, एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर हम साहब चार्जशीट फाइल करेंगे, तो उसके बाद है। देखिए बहुत लॉजिकल है। तो इन लॉजिक को समझने के लिए, लॉजिक इज मैजिक, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा ना थोड़ा अच्छे से गाइडेंस लेनी पड़ेगी और अच्छे से अध्ययन भी करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। आप साहब किसी के अंडर में पढ़ें, स्वयं से पढ़ें, अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे बैरेक्ट्स पढ़ें, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ क्वेश्चन जरूर बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर बनाएं। जी सर, ये तो बात हो गई हमारी प्रीलिम्स की, लेकिन मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं? आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है सर, वो आंसर राइटिंग कैसे करें? और सर एक टाइम होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमें एग्जाम में अपना पेपर खत्म करना होता है, और टाइम कभी कभी खत्म हो जाता है। तो एक टाइम कैसे मैनेज करें और रिटन की तैयारी कैसे करें? या तो हम प्रीलिम्स के साथ शुरू कर दें अपने मेंस की तैयारी, या फिर अलग से करें? कैसे करें सर इसको? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है ना, वो क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेशन में होगा। लेकिन आप कंटेंट लिखने के पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट इन लॉ। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप शायद कंटेंट अच्छा नहीं लिख पाओगे। दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान दो। अब कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करोगे, तो उसके लिए अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, बैरेक्ट पढ़ो, क्वेश्चन वहाँ भी बनाने होंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लेते हैं उसको आप साहब 200 शब्द, 250 शब्द में उसका आंसर लिखिए। देखिए ये 2 पेज टेक्निक है। कोई क्वेश्चन, अब जैसे पूरे सीआरपीसी को यदि हम ले लें तो मुझे नहीं लगता है कि सीआरपीसी में 40-50 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है सवाल एग्जाम के बनते। तो वो आप 40-50 आइडेंटिफाई करो और 40-50 आइडेंटिफाई करके उसके आप 200 पेज में 100 पेज में आंसर लिख लो। दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट नोट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन। एंड इफ़ इट इज़ अवेलेबल टू यू, यदि आपको उपलब्ध है, तो उन आंसर्स को आप चेक कराइए और चेक करा के अपनी त्रुटियाँ, देखिए बहुत लोगों को आंसर्स में कंटेंट की प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, बहुत लोग सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखते। अभी कल ही मैं कहीं देख रहा था कि एक बच्चे ने आर्टिकल 21 की चर्चा की या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा की, तो पहले 86th अमेंडमेंट लिख दिया और बाद में 76th अमेंडमेंट लिखा। तो मैंने उससे पूछा 76 शुड कम फर्स्ट देन 86। तो ये लय ताल आपको भी समझनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट putting concepts in proper context in synchronized way.
तो आप कॉन्सेप्ट को समझें, कंटेंट लिखें और उसको सिंक्रोनाइज्ड वे में लिखें ताकि कोई पढ़ के खुश हो जाए। अब जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हो तो आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जहां तक संभव केस लॉ, अब आप कहेंगे केस लॉ कहाँ से लाए, आई डोंट रिमेंबर सो मच ऑफ केस लॉज, तो इतनी भी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बेसिक केस लॉज होते हैं जो सबको पता होता है। यदि हम आपसे आज पूछें कि भाई आपको एंटीसिपेटरी बेल पे लिखना है, तो आप गुरबख्श सिंह सीबिया का केस नहीं लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट का लिखोगे। और आपसे पूछे कि साहब एंटीसिपेटरी बेल की चर्चा करनी है, तो सेक्शन 438 सीआरपीसी में था, अब 482 बीएनएसएस में, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल का एक बेसिक लॉ, जो भी गुरबख्श सिंह सीबिया में 10-12 बातें कही गई वो आपको पता होना चाहिए। गुरबख्श सिंह सीबिया भी पता होना चाहिए, सेक्शन 82 भी 482 भी पता होना चाहिए बीएनएसएस का। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा, कंटेंट तो लाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तभी आप मेंस में अच्छा कर पाएंगे। साथ में लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। सर आपको क्या लगता है कि कोचिंग करके ही फायदा है या हम अगर खुद से पढ़े तब भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? देखिए ये तो बड़ा कठिन सवाल है, इसलिए कि मैं भी एक कोचिंग का संचालक हूं। तो यदि मैं कहूँगा कोचिंग की आवश्यकता है तो लोग कहेंगे साहब अपना प्रचार कर रहे हैं। बट ट्रूथफुली स्पीकिंग, लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, तेंदुलकर को कोच की जरूरत थी कि नहीं? विराट कोहली जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं उनको कोच नहीं चाहिए? तो जो लोग ये बोलते हैं बिना कोच के हम कर लेंगे, कर ले भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई टेल यू, कोच कैन टेल यू दोज थिंग्स विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अब आज ही जो मैंने कॉपी चेक की, उन बच्चों को मैंने किसी को स्पेलिंग एरर्स बताया, किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम था वो बताया। एक बच्चे ने लिखा कि साहब सेशंस ट्रायल में जब कंप्लेंट केस होता है तो उसमें ऑल विटनेसेस को एग्जामिन करना होता है। ऑल का मतलब क्या है? रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया। अब रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया, ऑल का मतलब सम नहीं होता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कि ऑल विटनेसेस को एग्जामिन करना है 313 के स्टेज में ही, जो आज 351 बीएनएसएस हो गया, 313 से जो सीआरपीसी में था। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे याद रहता है? तो देखिए ये याद करना नहीं है, ये कला है। हमें सिंक्रोनाइजेशन पता है कि सीआरपीसी में कहाँ क्या लिखी है, बीएनएसएस में कहाँ क्या लिखी है, तो मुझे याद हो जाएगा। यदि मैं वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं पकड़ पाऊंगा, वो गोल्डन थ्रेड नहीं पकड़ पाऊंगा, तो याद नहीं होगा। दिस इज व्हाट कोच विल टेल यू। तो कोच का बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन आज की जो पद्धति है, आज की जो सोच है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। आप अपने से बहुत कुछ कर सकते हैं, हर व्यक्ति ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन कोच आपके काम को डायरेक्शन में ले जाता है, सटीक बताता है और कम समय में काम कराता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। सर अब बात करते हैं हमारा बिल्कुल लास्ट लेवल जो हो गया हमारा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या आप उसकी भी तैयारी कराते हैं? इंटरव्यू तो देखिए एक प्रकार का साक्षात्कार है। साक्षात्कार में जैसे इंटरव्यू आप एक दूसरे को देखते हैं और आप एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और उसकी जो दक्षता है, योग्यता है उस पद के लिए, उसको एग्जामिन करते हैं। बट मैं आपको बताऊं, खास करके जो जुडिशियल सर्विसेज और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का इंटरव्यू होता है, दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आईएएस इंटरव्यू। यहाँ पर वो जो आप दक्षता और योग्यता है लॉ के बेस पर टेस्ट करते हैं। तो लॉ के ही क्वेश्चन यहाँ प्रभावी होते हैं, हॉबीज के क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चंस। सो इंटरव्यू विल नॉट पोज एनी डिफिकल्टी फॉर यू, एंड आई टेल यू देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड इन ऑल इंटरव्यूज, जो हमने अपने इंटरव्यू की किताब में लिख रखा है। आप उसको जरूर एक बार पढ़िएगा, हमसे कभी मौका मिले तो मिलिएगा, हमारे यहाँ इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ नॉट एट ऑल कॉस्टली थिंग। सो यू कैन कम एंड यू कैन ज्वाइन आवर इंटरव्यू सेशन. But just buy that book and just see what are the frequently asked questions in interview. You will have exact feel of interview. सर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस में अटक जाते हैं, मेंस क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू में अटक जाते हैं और कभी कभी हताश भी हो जाते हैं। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, उनके लिए क्या एक लाइन बोलेंगे कि वो हताश ना हो और फिर से ट्राई करें? क्योंकि ये जिंदगी का एग्जाम तो है नहीं, एक नॉर्मल एग्जाम है। तो सर क्या बोलेंगे आप इनको? ये बार बार हम लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं उसी बात से कहूँगा कि देखिए, नो डिफीट इज़ फाइनल अनलेस यू एक्सेप्ट इट। मैं हार मानूंगा तब तो मेरी हार होगी, मैं हार मानूंगा ही नहीं, मैं हार मानूंगा ही नहीं। और देखिए, जो लोग मेहनत करते हैं सच्चे दिल से, वन हु इज़ डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, डिवोटेड, वो असफल नहीं हो सकता है।
जिस बात को आज आप असफलता समझ रहे हैं, कल हो सकता है आपके लिए सफलता की सीढ़ी बनेगी। मैं यदि किसी परीक्षा में पास होकर के अधिकारी बन गया होता तो आज शिक्षक ना होता, और शिक्षक ना होता तो लेखक ना होता, लेखक ना होता तो मैं आप जो आज आपके उत्तर दे रहा हूँ, जो मोटिवेशन कर रहा हूँ, शायद वो ना कर पाता। तो जिस बात को आप असफलता समझते हैं ना, उसी में सफलता की कुंजी छिपी होती है। इसलिए आप असफलता को स्वीकार नहीं करिए और अपने आप को बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित नहीं करिए। लेकिन देखिए, यदि आपको कुछ जीवन में अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। रीड द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम द बेस्ट। आपको अपने आप को अच्छे से गाइड करना है। गाइडेंस फ्रॉम द बेस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझसे गाइडेंस ले लो, मैंने ये कभी नहीं कहा। आप स्वयं के गाइड हो सकते हैं, मैं स्वयं का गाइड हूं। मैं अपने आप को ही बताता रहता हूं कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हम हार नहीं मानते, हार नहीं मानते तो चीज़ें चलती रहती है। और आज देखो, जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो हमने अंग्रेजी के 40 बैरक्ट, हिंदी के 20 बैरक्ट, हिंदी में 5 किताबें और अंग्रेजी में भी 6-7 किताबें हमने पब्लिश की, और आगे भी हम उस दौर में लगे हुए हैं। तो मैं अपने आप को खुश मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ कि मैं बच्चों की सेवा कर पा रहा हूँ। तो असफलता को जो स्वीकार नहीं करता वो असफल हो ही नहीं सकता। सर, जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, हम उसकी तैयारी कैसे करें? जैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं बिहार में, आपके प्रीलिम्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कैसे तैयारी करें? और क्या इसके लिए कोई बुक रेफर करनी चाहिए हमें प्रीलिम्स के लिए? देखिए, बिहार में या झारखंड हो या यूपी हो, सभी जगह न्यू क्रिमिनल लॉज आते हैं। झारखंड में अभी भी लिखा है आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, बट वो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस वैसा ही है जो बीएनएस और बीएसए और बीएनएसएस है। तो इन तीनों के लिए देखिए, आपने यदि पुराने लॉ पढ़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आप कर लेंगे। जो परिवर्तन है वो एक बुक हमने भी लिखी है न्यू क्रिमिनल लॉज की, आप उसमें देखिए, आपको मिलेगा। न्यू क्रिमिनल लॉज फॉर एपीओ, एम्बिशन पब्लिकेशंस ने लिखा है, ये हर जगह उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। आप जो और बातें पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने पूछा कि भाई इसके लिए करें क्या और ख़ास, तो एक तो आप ये किताब लो, दूसरा आप इनके क्वेश्चंस ले लो, जो भी प्रिलिमिनरी के मेंस के क्वेश्चन हैं उनको लेके बनाओ। एंड आई टेल यू, यू विल फाइंड दैट ऑल क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड इन आवर मटेरियल। वी हैव आंसर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ऑलमोस्ट 95% के आंसर तो आपको मिलने ही मिलने हैं उसमें। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेट ऑन वन सोर्स, आप उसी को ध्यान से पढ़ो और आप देखो कि आपको ये हिंदी भाषा में भी है और अंग्रेजी भाषा में भी है। तो न्यू क्रिमिनल लॉ विल नॉट पोज एनी डिफिकल्टी टू यू। और सर, हम माइनर लॉज का क्या करें जो इतने सारे पूछे जा रहे हैं? नार्कोटिक पूछा जा रहा है, पुलिस एक्ट पूछा जा रहा है, इसके लिए क्या करें? इसको कैसे तैयार करें? नहीं, देखिए, जो छोटे छोटे लॉज हैं वो तो एक दो तो को आप छोड़ दें। नार्कोटिक्स जैसे हमने बोला, एनडीपीएस, वो बहुत बड़ा है। अदरवाइज आप जितने लॉज पढ़ते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, 30 पेज, 40 पेज, 20 पेज, 2 पेज। तो दे विल नॉट पोज एनी डिफिकल्टी, जस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू रीड इट। हमने भी एक कंपाइलेशन उसका तैयार किया है, नाउ एम्बिशन पब्लिकेशंस भी उस पर काम किया है। तो आप उस कंपाइलेशन को देखो, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, जो भी आपकी भाषा है, तो आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि झारखंड, तो झारखंड में फॉरेस्ट एक्ट पूछा इन्होंने, चूँकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बहुत बात है, तो उन्होंने इस प्रकार का एक्सप्लोसिव एंड आर्म्स दोनों जगह है, क्योंकि ये पुलिस इत्यादि से रिलेटेड है, बहुत सारी नक्सल की घटनाएं उनसे रिलेटेड, इसलिए बिहार झारखंड में एक्सप्लोसिव एक्ट्स पूछा हुआ है। आप देखेंगे हर राज्य में आजकल बड़े लॉ आए हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की चर्चा है कहीं कहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है जब हम इसकी बात करते हैं। जैसे मैंने देखा बिहार में पॉक्सो है और झारखंड में जेजे एक्ट है। अब झारखंड में पॉक्सो क्यों नहीं है? क्या झारखंड में पॉक्सो के अपराध होते ही नहीं है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, क्या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की ज़रूरत झारखंड में नहीं है? तो थोड़ा बहुत सिलेबस कहीं डिस्क्रिपेंसी भी मुझे दिख रही है, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं है। आप यदि बैरक को ध्यान से देखेंगे, हमने पॉक्सो का भी बैरक बनाया, डॉरी प्रोहिबिशन का भी बनाया, तो आपको सारे मैटर्स उसमें मिलेंगे। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी एट ऑल। और जहाँ तक मैं अपनी ओर से आपको बताऊँ, जैसे प्रारंभिक परीक्षा भी देखते हो, इतने बड़े बड़े विषय,
CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन। बिहार में तो CPC भी है, झारखंड में नहीं। आप जब पढ़ते हैं उसको तो आपको एक बात पकड़नी होती है कि साहब उसके क्वेश्चन का एक पैटर्न है, तो कैसे पकड़ोगे पैटर्न? तो आपने बिहार झारखंड का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है या यूपी का ले लेना है। एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले बनाओ एंड देन लुक फॉर एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। आप उसके एक्सप्लेनेशन और आंसर देखो, तो यदि आप देखोगे तो आपको लगेगी चीज़ें कि ये कहीं डेफिनेट एरिया से सवाल आ रहा है। पिक दोज एरियाज एंड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दोज एरियाज। तो देखो प्रिलिमिनरी में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत काम करेगा। दैट विल बी वंडरफुल टूल इन योर हैंड। तो उसको आप बनाओ। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को खूब। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लो, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लोगे तो तुम्हारा उस पर काफ़ी अभ्यास, खास करके न्यू क्रिमिनल लॉज पे, CPC पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो तुम्हारे प्रिलिमिनरी में आ रहा है, बहुत काम आएगा बिहार झारखंड के बच्चों को। और मुझे नहीं लगता कि यदि आप इतना कर लेंगे तो आप प्रिलिमिनरी में फेल कर पाएंगे। दैट इज़ माई गारंटी। आप ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो विद बेयर एक्ट, you will succeed definitely। तो प्रिलिमिनरी इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। मेंस के लिए मैंने आपको बताया कि आप न्यू क्रिमिनल लॉज की यूपी APO या APO का जो बुक है एम्बिशन पब्लिकेशंस का, उसको पढ़िए। हमने सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया है। और एक हमने ना अभी बिहार झारखंड का PYQ भी निकाला है, जिसमें हमने हिंट आंसर तक मेंस के भी डाल रखे हैं। तो उस हिंट आंसर में आपको पता चल जाएगा किस पेज से क्या चीज़ हमें उठानी है आंसर में, तो वो आपको बहुत काम करेगा। तो दैट विल बी वंडरफुल टूल अगेन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एंड जहाँ तक माइनर लॉज का जो आपने प्रश्न पूछा, इतने सारे लॉज हैं, वो मैंने बताया दे आर वेयर एक्ट ओरिएंटेड, सो यू शुड नॉट वरी एट ऑल। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जी जी सर, जैसे मेंस में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है? और इस बार बिहार में ये CPC भी पूछने वाले हैं, तो सर मेंस के लिए कैसे तैयारी करें? और सर एक और सवाल, जैसे ये तो आपका जो मटेरियल है ये स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कोई स्टूडेंट है जो बाहर का है, उसने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, तो क्या उसके लिए भी रिटन मटेरियल अवेलेबल है? नहीं, एक तो देखिए हमारा एम्बिशन पब्लिकेशन है जो इन चीज़ों को पब्लिश भी करता है। तो एम्बिशन पब्लिकेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, दैट्स ए सेपरेट एंटिटी। वो पब्लिकेशन में है, पब्लिकेशन में हम लोग इस तरह की चीज़ें पब्लिश करवा रहे हैं, हमारा सिस्टर कंसर्न है। तो वहाँ से किताबें खरीदी जा सकती है, ली जा सकती है। वो बहुत सारी किताबें आप देख ही रहे होंगे, ये UP APO की या APO की बुक्स लगी हुई है, यहाँ PYQ भी लगी हुई है आपके तरफ भी, तो आप देख सकते हैं किताबें हैं। बिहार झारखंड का भी PYQ जो सॉल्व पेपर है विद एक्सप्लेनेशन वो भी आ गया है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ अवेलेबल इन ओपन मार्केट एवरीवेयर, बीट इलाहाबाद, बीट पटना, बीट रांची, इट्स एवरीवेयर अवेलेबल इन दिल्ली एज वेल। सो आप वो खरीद सकते हो, दैट इज़ नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। तो वो तो ईजिली अवेलेबल है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए किताबें लिखी जाती है, बहुत सस्ती कीमतों पर बिकती है। लेकिन यदि आपको गूढ़ ज्ञान चाहिए, उसका तात्विक ज्ञान चाहिए, तो देखिए मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, आप गीता खरीद करके गीता का ज्ञान नहीं ले सकते। गीता खरीद करके आप, अभी गीता दिवस था इसलिए मैं गीता का उदाहरण दे रहा हूँ, गीता का ज्ञान नहीं ले सकते आप। गीता का ज्ञान यदि चाहिए तो उस व्यक्ति, उस उपासक तक पहुँचना पड़ेगा जो गीता के मर्म को समझता है। अब कृष्ण तो आपको मिलेंगे नहीं, तो गीता के जो उपासक इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उन्हीं को खोजना पड़ेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात बहुत गंभीर है और बहुत संगीन बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी समझे इस बात को और उस बात का पालन करे, अनुसरण करे। आपने और भी सवाल पूछा इसके साथ साथ कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, घबराते हैं। तो देखिए एक परीक्षा तो आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती। हम एक परीक्षा में फेल हो सकते हैं, दूसरे में पास हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि एक परीक्षा में फेल हो गए इसलिए हम असफल हो गए, ये बहुत ही गलत अवधारणा है। जो आदमी मेहनती होता है वो स्वयं में विश्वास रखता है। हम लोग तो हर दिन फेल करते हैं, क्वेश्चन गलत भी बनाते हैं, फिर उसको सही करते हैं। तो आपको हारना नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय गलत दे देती है, फिर उसको बाद में करेक्ट करती है। इट हैज़ हैपेंड मैनी टाइम्स इन पास्ट, इट विल हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। सो व्हाई आर यू टेकिंग इट टू सीरियसली? आपको भी थोड़ा इजी रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए। गलतियां किसी से हो सकती है, फेल कोई भी कर सकता है, लेकिन आप फेल्योर को स्वीकार ना करो, यही हमारी आपको सलाह होगी। सर थैंक यू सो मच, आप आए और आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया
तो भाई सर ने आपकी सारी टेंशन हल कर दी है, आपको मेंस के बारे में बताया, आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया और इंटरव्यू के बारे में भी बताया है। तो अगर आपको लगता है आपको कोचिंग करके आपकी समस्या हल होगी तो ज्वाइन कर लो, नहीं तो सर की बुक्स भी अवेलेबल है, आप वो लीजिए और पढ़ाई करिए और इस एग्जाम को क्लियर करिए। और टेंशन बिल्कुल मत लो, ये नॉर्मल एग्जाम है, कोई लाइफ का एग्जाम नहीं है, ऐसे एग्जाम आते हैं और जाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना, आप कमेंट बॉक्स में जाओ और हमें बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट।